नमस्कार, राजधानी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। हरियाणा सरकार को लेकर चंडीगढ़ में सियासी माहौल गरमाया हुआ है और आपको बता दें कि विपक्षी पार्टियां विभिन्न मुद्दों को लेकर मनोहर दुष्यंत सरकार को घेरने का प्रयास करती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही इसी संदर्भ में सुबह 11 बजे इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय चौटाला और दोपहर 12 बजे कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा मेंबर दीपेंद्र हुड्डा चंडीगढ़ में अलग अलग प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की पूरे तौर पर कवायद की जा रही है और आपको ये बताते चलें कि इसी के साथ हरियाणा सरकार भी अब जवाब देने को विपक्ष को तैयार है। लेकिन जो इनेलो की ओर से 11 बजे प्रेस वार्ता रखी गई है और इसके बाद कांग्रेस की ओर से 12 बजे प्रेस वार्ता तय की गई है। अब देखना यह है कि किस तरह से किन किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कवायद है। तो मनोहर सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष की। हालांकि सरकार जवाब देने के लिए भी तैयार है। सरकार ने कहा है कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब हम बखूबी देंगे। हालांकि कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे रहने वाले हैं विपक्ष के, ये देखना काबिले गौर होगा। विनीत कपूर हमारे सहयोगी सीधा चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। विनीत, कौन कौन से बड़े मुद्दे जिनको लेकर इनेलो और कांग्रेस घेरती हुई नजर आ रही हैं सरकार को? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर मनोहर सरकार की बात करें तो मनोहर सरकार का जिस तरह से 1 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा हो चुका है और दूसरी टर्म का ये 1 साल का कार्यकाल जो है ये पूरा होता हुआ नजर आया। तो इसी 1 साल के कार्यकाल में सरकार की जो भी कह सकते हैं कि उपलब्धियां हैं वो बीजेपी गिनवाने का काम करती हुई नजर आ रही है। सरकार के नुमाइंदे जो है लोगों के बीच ले जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के जो नेता हैं वो खामियां ढूंढ कर कहीं ना कहीं सरकार के कार्यकाल की वो मीडिया के माध्यम से जनता के सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बड़ौदा के जो उपचुनाव हुए हैं उसमें जिस तरह से बीजेपी और जेजेपी संयुक्त रूप से चुनाव लड़ती नजर आई, लेकिन दोनों ही पार्टियों को यहाँ पर विजय मिलती हुई नजर नहीं आई। बल्कि कांग्रेस के इंदु राज जो हैं वो 20,000 से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पिछले जो उनका वोट प्रतिशत था उससे 20% ज्यादा उनको वोटें मिली और तकरीबन 10,000 से ज्यादा के अंतर से वो जीत दर्ज करते नजर आए। तो ये एक बड़ा मसला है क्योंकि कांग्रेस ने इसी मसले को लेकर भाजपा को घेरने की कवायद शुरू कर दी है कि 1 साल के अंदर ही भाजपा के प्रति एंटी इनकम्बेंसी का दौर जो है वो प्रदेश में शुरू हो चुका है और जनता ने जो बड़ौदा चुनाव है उसमें कांग्रेस को जितवाकर कहीं ना कहीं जो सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव जो है वो प्रस्ताव पास करने का काम किया है। कांग्रेस इस तरह से भाजपा को घेरती नजर आ रही है। जबकि अभय सिंह चौटाला की बात करें तो उनके पास किसानों का मसला है, पानी का मसला है। इस मसले को लेकर वो पहले भी सरकारों को घेरते नजर आए हैं और आज भी वो किसानों के मसले पर और जिस तरह से हिसार और उसके आसपास के इलाकों में ओलावृष्टि हुई है और ओलावृष्टि की वजह से फसलें जो हैं वो खराब होती नजर आई हैं, सब्जियों की फसलें खराब हुई हैं, इसके अलावा कपास की फसल खराब हुई है। तो इस मसले पर वो सरकार को घेरने की रणनीति से आज एक प्रेस वार्ता करते हुए नजर आएंगे जिसमें सीधे तौर पर मांग की जाएगी कि फसलों की तुरंत विशेष गिरदावरी कराई जाए और उस गिरदावरी के तहत किसानों को मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा भी रजिस्ट्रियों का मसला है और कई बड़े मसले हैं जिनको लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल विनीत, साफ तौर पर कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन इन सबके बीच लव जिहाद का जो मसला चल रहा है उसको लेकर भी क्या विपक्ष निशाना साध रहा है? क्या इसको भी विपक्ष जो है सियासत के तौर पर देख रहा है? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर लव जिहाद के मसले की बात करें तो यहाँ पर लव जिहाद के मसले को लेकर विपक्ष इतना जरूर कहता नजर आ रहा है कि अगर कोई मामला लव जिहाद का निकलकर सामने आता है तो फिर उस मामले में कार्रवाई करना सरकार का अधिकार बनता है। जो दोषी हैं उनको सीधे तौर पर इस मामले में सजा होनी चाहिए और जो पीड़ित हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन लगातार चरमराती जा रही है उस पर भी सरकार को अपना ध्यान जो है वो केंद्रित करने की जरूरत है। क्योंकि इस वक्त अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात करें तो हर रोज प्रदेश के अंदर मर्डर की घटनाएं जो है वो निकल कर सामने आ रही हैं। व्यापारियों से एक्सटॉर्शन मनी जो है वो गैंगस्टर मांगते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं के प्रति अपराध जो हैं
उनमें लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में लव जिहाद से लेकर जो कानून व्यवस्था है उसका जो बंटाधार हो चुका है, उसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार से सवाल करते हुए नजर आ रहा है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहीं ना कहीं इन मसलों पर चर्चा होती नजर आएगी। इन मसलों को लेकर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा कि आखिर इस 1 साल के कार्यकाल में सरकार की क्या कुछ विफलताएं रही हैं। जी, वहां तो माहौल गरमाया ही हुआ है विनीत, लेकिन क्या सरकार तैयार है जवाब देने के लिए विपक्ष को? बिल्कुल। देखिए, सरकार की बात करें तो हर लहजे में सरकार का कहना है कि वह विपक्ष के हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। और कल भी जब फसलों के मसले पर सवाल खड़े किए गए थे, कुमारी शैलजा जो कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा हैं, उनकी तरफ से एक पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से गिरदावरी की मांग की गई थी। तो उसी मसले पर हमारी भी मुख्यमंत्री से बातचीत हुई थी और मुख्यमंत्री ये तक कहते हुए नजर आए, उन्होंने विपक्ष को नसीहत तक दे डाली कि पहले विपक्ष ये जानने का प्रयास करे कि गिरदावरी किन फसलों की होती है, क्योंकि प्रदेश में जो धान की फसल है वो कट चुकी है, गेहूं की फसल की बिजाई शुरू है और बिजाई के दौरान अगर कुछ फसल खराब हुई है तो वो दोबारा से लग जाएगी। इतना बड़ा नुकसान उसमें किसानों का होता हुआ नजर नहीं आएगा। इस तरह की बात जो है वो मुख्यमंत्री खुद कहते हुए नजर आए हैं और विपक्ष को नसीहत देते हुए नजर आए। तो ऐसे में उस बयान को विपक्ष किस लहजे में लेता है, कितना आंकड़ा जो है वो आज विपक्ष मीडिया के सामने रखता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहां पर दीपेंद्र हुड्डा कल ये भी कहते हुए नजर आए कि बीजेपी राजस्थान में गहलोत सरकार से तो मुआवजे की मांग कर रही है कि ओलावृष्टि और बारिश की वजह से जो फसल खराब हुई है उसका मुआवजा जो है वो गहलोत सरकार देती हुई नजर आए। लेकिन हरियाणा में यहाँ पर इनके दोहरे मापदंड है। यहाँ पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि फसलें खराब ही नहीं हुई और अगर खराब हुई भी हैं तो दोबारा लग जाएंगी, अभी समय नहीं निकला। तो इस तरह की बातें यहाँ पर विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है और सरकार को घेरता नजर आ रहा है। लेकिन सरकार भी पूरी तरह से जवाब देने के लिए तैयार है। रणनीति सरकार की तरफ से भी बनाई गई है कि आखिर विपक्ष के सवालों का किस लहजे में जवाब देना है। जी विनीत, इस बीच एक और बड़ी अपडेट ये भी कि हरियाणा का किसान दिल्ली में जाएगा, कूच करेगा, आंदोलन करेगा। कृषि कानूनों को लेकर लगातार विरोध जारी है। अब तो हरियाणा का किसान दिल्ली पहुंच रहा है। बिल्कुल। देखिए, सीधे तौर पर अगर उत्तर भारत के किसानों की बात करें तो तकरीबन 200 किसान जत्थेबंदियां ऐसी हैं जो 26 और 27 नवंबर को दिल्ली का घेराव करने जा रही हैं और कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार पर दबाव डालने की रणनीति के तहत ये कार्रवाई जो है किसानों की तरफ से की जाएगी। और आज इसी को लेकर जो पंजाब की 30 किसान जत्थेबंदियां हैं, इनकी भी एक चंडीगढ़ के अंदर बड़ी बैठक होने वाली है। तकरीबन 11 बजे के आसपास किसान भवन के अंदर ये बैठक जो है शुरू हो जाएगी, जिसमें प्रॉपर रणनीति बनाई जाएगी। और कहा जा रहा है कि तकरीबन 4 बजे के आसपास जो अगला संघर्ष है उसकी रणनीति को ऐलान करने के लिए जो किसान जत्थेबंदियां एक प्रेस वार्ता को भी संबोधित करती हुई नजर आएंगी, जिसमें जानकारी दी जाएगी कि अगर 21 तारीख को केंद्र के साथ बैठक होती है तो फिर वहां पर किसान जत्थेबंदियां जो हैं किस मुद्दे को उठाती हुई नजर आएंगी, क्या कुछ रणनीति रहेगी वहां पर किसान जत्थेबंदियों की। और इसके अलावा जो 26 और 27 नवंबर को दिल्ली का घेराव किया जाना है, या फिर जो यात्री ट्रेनों का लगातार घेराव किया जा रहा है, या फिर अन्य स्थानों पर जो धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, उनकी अगली रणनीति क्या रहेगी और किस तरह से इस संघर्ष को किसान जत्थेबंदियां जो है वो आगे बढ़ाती नजर आएंगी। तो इस मसले पर भी आज एक बड़ी बैठक जो है वो चंडीगढ़ के अंदर होने वाली है, जिसमें इन तमाम जो कह सकते हैं संघर्ष की रणनीति है उसको अंतिम रूप दिया जाएगा और उसको मीडिया के सामने रखा जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में जो किसान संघर्ष करने वाले हैं उसकी जानकारी पूरे पंजाब के साथ साथ देश के लोगों को भी हो सके। जी, विपक्ष इस मुद्दे को भी जाहिर सी बात है बखूबी उठाएगा। जब प्रेस वार्ता होगी 11 बजे और 12 बजे का जो समय निर्धारित किया गया है, तो उसमें ये मुद्दा विनीत माना जाए कि अहम रहेगा किसानों का। बिल्कुल। देखिए, किसान कानून जो है वो अहम मसला है और विपक्ष के हाथ एक बड़ी कड़ी लगी हुई है, क्योंकि इस वक्त किसान जो है तकरीबन 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, 2 महीने होने वाले हैं कि जब किसान सड़कों पर है और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कई किसानों की मौत तक हो चुकी है। और हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर सूरत कुछ और है। यहाँ पर पहले कुरुक्षेत्र के अंदर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है और उसके बाद सिरसा के अंदर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। तो यहाँ पर विपक्ष के हाथ एक बड़ी कड़ी लगी हुई है और इस कड़ी को पूरी तरह से बुनाने का प्रयास भी विपक्ष करता हुआ
नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं आज भी इस मसले पर विपक्ष जो है अपना प्रतिक्रम देता हुआ नजर आएगा, सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा कि आखिर सरकार की इन कानूनों को लागू करने की मंशा क्या थी, किसको लाभ पहुंचाना चाहती थी सरकार, और आखिर इन कानूनों के लागू होने से प्रदेश के किसानों को कितना बड़ा नुकसान होगा। तो ये भी एक अहम मसला यहां पर रह सकता है। लेकिन ओवरऑल सरकार की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में रहेगी। इसके अलावा जो सरकार ने अब तक इस एक साल के अंदर जो कुछ विफलताएं रही हैं या फिर जो घोषणाएं की थी वो पूरी नहीं हुई, उस मसले को लेकर विपक्ष जो है वो पूरी तरह से सरकार को घेरने की रणनीति बनाकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएगा। जी, ये बहुत शुक्रिया विनीत, आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। अगली खबर का रुख करेंगे। अब बात होगी उत्तराखंड की। कुंभ मेले से पहले हर की पौड़ी और आसपास के क्षेत्र में तमाम अवैध निर्माणों को हटाने के लिए मेला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। लगातार अवैध निर्माणों को हटाने के लिए नोटिस भी दिए जा रहे हैं। साथ ही मेला अधिकारी और तमाम मेले के जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं वो निरीक्षण कर रहे हैं। मेला अधिकारी दीपक रावत ने हर की पौड़ी क्षेत्र में निरीक्षण किया और अप्पा रोड स्थित कालिंदी मार्केट में हुए अवैध निर्माण को तोड़ने के आदेश भी दिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मेला अधिकारी दीपक रावत जो कि खुद निकले हैं मुआयने के लिए। इस दरमियान दलबल के साथ वो पहुंचे और उन्होंने कई जगह पर जो अतिक्रमण हो रखा है उसे हटाने के, उसे तोड़ने के निर्देश दिए हैं। महाकुंभ के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। ये तस्वीरें ये कालिंदी मार्केट में हुए अवैध निर्माण को तोड़ने के आदेश तत्काल प्रभाव से दिए गए। साथ ही अवैध निर्माणों को हटाने के निर्देश यहां दिए गए हैं। मेला अधिकारी निकले हैं। विकास खरे हमारे सहयोगी सीधा जुड़े हुए हैं तमाम अपडेट के साथ। विकास, मेला अधिकारी दीपक रावत खुद निकले हैं मौका मुआयना के लिए दलबल के साथ। कुंभ मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। विकास, बिल्कुल सुनील, आपको बता दें कुंभ मेला महाकुंभ 2021 को लेकर कुंभ मेला प्रशासन लगातार कमर कसे हुआ है। आपको बता दें कल हरकीपौड़ी क्षेत्र में कुंभ मेला अधिकारी सहित जो तमाम कुंभ के जो अधिकारी है उनके द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया और साफ तौर पर मौके पर पाया गया कि कई तमाम ऐसे निरीक्षण में कई जगह ऐसी है जो सरकारी भूमि को जो है कब्जा लेने की कोशिश कुछ व्यापारियों के द्वारा की गई है। और बात की जाए तो तमाम जो ऐसे स्थानीय व्यापारियों के द्वारा जो सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया उनको तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए। अगर कोई भी व्यक्ति एसएमएस अधिकारी का तत्काल आदेश नहीं मानते तो उनके द्वारा नोटिस भी जारी किए गए और 4 डे को साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल इस निर्माण को हटाया जाए और जो भी अवैध निर्माण हो रहा है ये सभी सरकारी भूमि का है। तो ऐसे में लगातार कुंभ प्रशासन कुंभ मेले को लेकर लगातार कमर कसे हुए है। सुनील, बिल्कुल। और जो कार्रवाई की जा रही है अवैध निर्माण, इससे पहले भी कई बार नोटिस दिए गए हैं विकास, लेकिन ये लोग स्वाभाविक तौर पर अपने स्तर पर ये अपने निर्माणों को नहीं हटा रहे जो अवैध हैं। जब प्रशासन कार्रवाई करने पहुंचता है तो फिर ये लोग तमाम तरह की दुहाइयां देते हैं। बिल्कुल सुनील, आपको बता दें आगामी महाकुंभ को लेकर कुंभ प्रशासन लगातार इस पर जो है कमर कसा हुआ है। लेकिन बात की जाए तो ऐसे भी कई स्थानीय जो कई जगह कब्जे कर रखे हैं जिनको लेकर खुद कुंभ मेलाधिकारी दीपक रावत ने निर्देश दिए कि जो भी स्थानीय वहां पर जो कब्जे किए गए उनको तत्काल हटाया जाए। और कुछ स्थानीय जो कब्जे हैं वहां पर यह पाया गया कि कुछ जो है पोल वहां पर स्थानीय लगा गए, उन पोलों को भी हटाने का निर्देश दिया गया है। और एक मार्केट में जो है पूरी तरह से जो अवैध निर्माण किया रखा था उसको भी तोड़ने के आदेश दिए गए। अगर कोई इस तरह से अधिकारी के आदेश नहीं मानता है तो उन पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। और तमाम आगामी कुंभ को लेकर भीड़ काफी इकट्ठी होती है तो साफ तौर पर कुंभ मेलाधिकारी दीपक रावत ने यह कहा कि एक एक इंच जमीन हमारे लिए बहुत ही प्रयोग्य होगी, क्योंकि महाकुंभ में जिस तरह से देखा जाए तो आने वाले टाइम में भीड़ जिस तरह से एकत्रित होती है, काफी श्रद्धालु हरिद्वार मां गंगा में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। तो ऐसे में काफी ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कुंभ मेले से पहले ताकि आने वाले समय में किसी तरह की कोई भी दिक्कत श्रद्धालु को ना हो। तो लगातार कुंभ प्रशासन इसको जो है निरीक्षण कर रहा है और तमाम जो ऐसे अवैध कब्जे हैं उनको हटाने का प्रयास में लगा हुआ है। सुनील, विकास, अप्पा रोड स्थित जो कालिंदी मार्केट है अवैध निर्माण तो है ही, साथ ही गंदगी का अंबार भी लगा हुआ है। ऐसे में कैसे कुंभ जो है ठीक तरीके से आहूत हो पाएगा, क्योंकि इस मार्केट को देखने के बाद तो सीधे तौर पर लग रहा है कि यहाँ पर तो साफ सफाई नाम की चीज़ ही नहीं है। बिल्कुल सुनील, कई जगह ऐसी हरिद्वार में जहाँ पर गंदगी का बहुत ज्यादा अंबार लगा हुआ है। लेकिन बात किया तो कल जिस समय
कुंभ मेलाधिकारी निरीक्षण पर निकले तो तमाम जो नगर निगम के जो अधिकारी थे उनको भी मौके पर जो है फटकार लगाई गई है, उनको भी आदेश दिए गए हैं कि जिस तरह से गंदगी का जो अंबार लगा है इसको भी तत्काल साफ सुथरा हरिद्वार को रखा जाए। तो ऐसे में कई तमाम अधिकारियों को जो है मौके पर जो है दीपक रावत ने फटकार लगाई है। और बात की जाए तो जिस तरह से गंदगी का जो अंबार है लगातार नगर निगम काम कर तो रहा है, लेकिन कुंभकर्ण की नींद में लगातार जो नगर निगम के अधिकारी है ऐसे में जो नीचे के अधिकारी मौके पर जाकर निरीक्षण नहीं करते हैं, तो ऐसे में लगातार दीपक रावत के द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है और जो तमाम कुंभ के अधिकारी हैं उनको भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि किसी भी लेकर कोई भी चूक कुंभ प्रशासन ना करे। और जो भी जिस तरह से गंदगी का अंबार लगा है तो ऐसे में जो संबंधित अधिकारी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का आदेश दिए गए हैं। और बात की जाए तो सुनील, लगातार जिस तरह से अवैध निर्माण हटाने की कोशिश में कुंभ प्रशासन लगा हुआ है, तो आखिरकार ये तो आने वाला वक्त बताएगी कि कितना उपयोगी कार्रवाई को देखते हुए जो व्यापारी है अवैध निर्माण को हटाते हैं या ऐसे ही निर्माण वहां पर लगा रहेगा। सुनील, विकास किस तरह का स्वरूप तैयार हो रहा है हर की पौड़ी का, क्योंकि हर की पौड़ी के आसपास तो दूर दूर तक व्यवस्थाएं की जा रही हैं, वहाँ पर चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है, जो अवैध निर्माण किए गए हैं उनको हटाने का काम किया जा रहा है। अगर वहाँ पूरे स्वरूप की बात की जाए कि किस तरह का आकार दिया जा रहा है, कैसी व्यवस्था दी जा रही है लोगों के लिए, किस तरह के निर्माण हो रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा फंड जो है वो रिलीज़ किया गया है विकास के लिए, विकास कार्यों के लिए। कुंभ में किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, लेकिन क्या सकुशल और ठीक तरीके से व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो पा रही हैं? हालांकि मेला अधिकारी निकले हैं, लेकिन बाकी जो जिम्मेदार हैं वो कब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे विकास? बिल्कुल सुनील, आपको बता दें लगातार चौड़ीकरण का कार्य हरिद्वार में चल रहा है, तो ऐसे में जो हर की पैड़ी का पूरा क्षेत्र है उसका टोटल सौंदर्यीकरण हरिद्वार प्रशासन के द्वारा, मेला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। बात की जाए तो तमाम जो हर की पैड़ी का क्षेत्र है उसको पौराणिक जो परंपरा के अनुसार जो पेंटिंग वहां पर बनाई गई है, ऐसे में जो है पूरा एक स्वरूप अच्छा स्वरूप हरिद्वार आने वाले कुंभ में दिखेगा। और बात की जाए तो मेला प्रशासन लगातार इसमें प्रयासरत है कि जिस तरह से महाकुंभ को लेकर जो तैयारी की जा रही है वो पूरी सफल हो। तो ऐसे में लगातार जो संबंधित अधिकारी है वो भी स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। और बात की जाए तो जिस तरह जो चौड़ीकरण का जो कार्य है सुनील, वो लगातार प्रगति पर। ऐसे में जो स्थानीय जो अधिकारी है वो भी वहां पर मौके पर मौजूद है, तो लगातार अधिकारियों के द्वारा भी स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है, उनके द्वारा निर्देश दिया जा रहा है कि कोई भी कार्य ऐसा ना हो जो समय रहते ना हो सके। तो साफ तौर पर यही कहा गया अधिकारियों के द्वारा कि समय से पहले, कुंभ से पहले जो भी कार्य चल रहे हैं वो समय से पहले पूरे हो, ताकि आने वाले टाइम में श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। और बात की जाए तो सबसे बड़ा जो फैसला कुंभ प्रशासन ने लिया है कि जिस तरह से जो होटल है जहां पर श्रद्धालु पहुंचते थे उनकी रुकने की जो व्यवस्था जो पहले फ्री की जाती थी, पर इस बार कोरोना महामारी को देखते जिस तरह से व्यापारियों को जो है काफी घाटा यहाँ पर हुआ है, तो ऐसे में कुंभ प्रशासन जो है उनको पैसे उपलब्ध कराएगा। जो किराया है होटल्स का वो खुद कुंभ प्रशासन देगा। तो ऐसे में जो तमाम श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे उनके लिए भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे में कुंभ प्रशासन लगातार इन तैयारियों में लगा हुआ है। सुनील, एक सवाल और इसलिए अहम हो जाता है विकास के, देखिए प्रशासन की नज़र में हर एक चीज़ रहती है कि शहर में कहाँ कहाँ किस तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं, और अतिक्रमण को लेकर तो बहुत ज़्यादा ही संजीदगी रहती है प्रशासन की। बावजूद इसके हरिद्वार में अतिक्रमण का जो एक बड़ा खेल है वो जारी है। अब ऐसे में जहमत उठानी पड़ रही है, बड़ा अमला निकल रहा है कि अतिक्रमण को हटाओ। ये अतिक्रमण लगने ही क्यों दिया जाता है? क्या यहाँ पर भी एक बड़ी मिली भगत होती है जिसके शह पर, जिसके बिना पर अतिक्रमण होता चला जाता है? क्योंकि अगर बाजार में एक व्यक्ति पान की गुमठी भी लगा लेता है तो उस पर भी खाकी का डंडा चल जाता है, उसकी भी गुमठी पलट दी जाती है। सब मालूम रहता है इन लोगों को कहाँ कहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं। ऐसे में अतिक्रमण हो जाता है, एक बड़ा लोग अपने बिल्डिंगें तैयार कर लेते हैं, मकान बना लेते हैं, दुकान बना लेते हैं। ये सब खेल चलता कैसे है विकास? बिल्कुल बिल्कुल सुनील, साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जिस तरह से जो सरकारी अमला है और जो राजनेता है, तो ऐसे में सरकारी अधिकारों पर दबाव में आकर जो है राजनेता इस तरह के जो अवैध निर्माण लगाते हैं। तो तमाम ऐसे कई निर्माण हैं हरिद्वार में अभी भी जो कि अवैध किए जा चुके हैं और जो अस्थायी भी हो चुके हैं। तो ऐसे में कुंभ प्रशासन लगातार यही प्रयास कर रहा है कि जो भी हरिद्वार में अवैध निर्माण है उनको तत्काल तोड़ा जाए। ऐसे में दीपक रावत के द्वारा जो कुंभ मेला अधिकारी है उन्होंने दिशा निर्देश दिए गए, अगर कोई भी व्यक्ति इस समय से पहले अतिक्रमण नहीं हटाता है तो उनको जो है नोटिस ना। अभी तो चलो कार्रवाई हो रही है विकास, अभी तो हटाना भी पड़ेगा, ये मजबूरी भी है प्रशासन की। कुंभ को कुंभ की तरह ही आयोजित करना होगा, इसलिए अब तो बड़ी जिम्मेदारी है। मेला अधिकारी उतरे या फिर कोई और भी आ जाए,
अब तो इन लोगों को व्यवस्थाएं करनी होंगी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये अतिक्रमण होता ही क्यों है? किसके शय पर, किसकी बिना पर ये अतिक्रमण फैलता जाता है? क्या बाकी दिनों में ये जरूरत नहीं होती कि यहाँ पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए? बाकी दिनों में प्रशासन क्या निकलता नहीं क्या एसी कमरों से बाहर? बिल्कुल सुनील, बात की जाए तो प्रशासन लगातार अतिक्रमण पर जो है कार्रवाई करता है, लेकिन राजनेताओं के दबाव में आकर प्रशासन जो है इस तरह की कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाता है। आखिर अगर समय से पहले इस तरह से अतिक्रमण जो लगते हैं उन पर कार्रवाई हो, तो ऐसे में ना तो स्थानीय जो जो अतिक्रमण होता है ना तो वो ना ही अस्थायी अतिक्रमण हो, तो ऐसे में प्रशासन का डंडा अगर चलता भी है तो कहने के राजनेता का जो दबाव है वो साफ तौर पर आन खड़ा होता है। तो ऐसे में प्रशासन के हाथ भी जब है, कहने के जो राजनेता है वो भी नेता चमकाने के लिए जो है फ्रंट पे आ जाते हैं। तो ऐसे में कई जो अतिक्रमण जो हरिद्वार के अंदर हुए हैं वो सब राजनेता के दबाव में हो रखे हैं। तो साफ तौर पे प्रशासन कार्रवाई तो करता है, लेकिन जो कार्रवाई प्रशासन करने मौके पर उतरता है तो ऐसे में साफ तौर राजनीतिक जो दबाव बनता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अधिकारी कदम पीछे हटा लेते हैं। सुनील, ये पॉइंट की बात निकल कर आई विकास, जो आपने बताया कि खादी के आगे मजबूर हो जाती है। तमाम राजनेता पहुंच जाते हैं मसीहा बनकर, कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 2 कदम अगर भैया जी ने लगा लिया है तो लगा रहने दो, जरूरत पड़ेगी हटा लेगा। ये सारी स्थिति रहती है, इसीलिए शायद प्रशासन जो है ऐसे मामलों में हिला हवाली भी करता है। लेकिन प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभानी चाहिए। किसी का दबाव, किसी का प्रेशर हो तो इस तरह की चीज़ों से प्रशासन को कार्रवाई को नहीं छोड़ना चाहिए। प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि व्यवस्थाओं के हिसाब से चलेंगी, किसी के दबाव में या फिर किसी की जोर ज़बरदस्ती से नहीं चलेगा। उसके लिए भी हम भी लगातार ऐसी खबरों को प्रमुखता से उठाते रहते हैं विकास, और आपने भी तमाम ऐसी खबरें दिखाई हैं जिनका बड़े स्तर पर असर भी हुआ है। लेकिन वही व्यवस्थाएं, वही सारी चीज़ें कि आखिरकार इस तरह की अव्यवस्थाएं कैसे हो जाती हैं, कैसे ये सब कुछ पनप जाता है, इसके लिए सिस्टम को दुरुस्त होना होगा। बहुत शुक्रिया विकास, आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। अगली खबर का रुख करेंगे, बात छत्तीसगढ़ की होगी। रायपुर जिले के अभनपुर स्थित ग्राम केंद्री में एक ही परिवार के 5 सदस्यों का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस के आला अधिकारी और एसएफएल की टीम मौके पर पहुंची। साथ ही एसपी ग्रामीण तारकेश्वर पटेल ने कहा कि परिवार के मुखिया कमलेश साहू का शव फांसी के फंदे पर झूलता मिला। वहीं मकान के दूसरे कमरे में मृतक की मां, पत्नी और 2 बच्चों के भी शव मिले। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कर कार्रवाई के साथ वहां मौजूद लोगों के बयान दर्ज किए हैं। फिलहाल अभी तक इस बात का पता नहीं चल सका है कि पूरे परिवार ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। हालांकि पुलिस अधीक्षक के मुताबिक घटना प्रथम दृष्टया आत्महत्या की लग रही है और सभी शवों को देखकर लग रहा है कि मृतक कमलेश साहू ने पहले पत्नी, मां और बच्चों को मारा होगा और उसके बाद खुद वो फांसी के फंदे पर झूलकर उसने आत्महत्या की होगी। पुलिस को मौके से किसी तरह का कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। मृतक कमलेश नया रायपुर में वेल्डिंग का काम करता था और इस मामले में आगे की जांच पड़ताल पुलिस की जारी है। तो छत्तीसगढ़ की ये खबर, जहां पर एक ही परिवार के 5 सदस्यों के मौत के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। एक ही परिवार के 5 सदस्यों के शव मिले हैं। अभनपुर स्थित केंद्रीय गांव का ये पूरा मामला है। रायपुर जिले के अभनपुर के केंद्रीय गांव का मामला। रायपुर लिए चलेंगे आपको। परमेश्वर लहरे हमारे सहयोगी तमाम अपडेट के साथ मौजूद हैं। परमेश्वर, क्या है ये पूरा वाकया, क्योंकि पुलिस प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या का मामला बता रही है। जी सुनील जी, इन दिनों छत्तीसगढ़ में आत्महत्या का सिलसिला जारी है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या भी किए हैं। किसान के आत्महत्या के बाद में अब मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। और एक घर के 5 सदस्य आत्महत्या कर लेते हैं, ये बड़ा चिंता का विषय है।
और पता चलता है कि उसके माली हालत सही नहीं था और दैनिक रोजगार में उनका कोई कहीं से कोई ये नहीं बनता था, मजदूरी नहीं बनता था, और वो एक छोटा सा वेल्डिंग दुकान में काम कर रहे थे और वहां से उनका परिवार को चला पाना मुश्किल था। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी मौतें बहुत सारे होते हैं और जांच जब चलते हैं तो जांच में लीपापोती करके इसे खत्म कर दिया जाता है और सही आत्महत्या की सही मायने सामने नहीं आते हैं। देखा जाए कि छत्तीसगढ़ में रोजगार की स्थिति को देखा जाए तो बहुत चरमरा गया है और राष्ट्रीय रोजगार योजना की बात करें तो वो ऐसे बहुत सारे मजदूर है गांव में जिसका तो जॉब कार्ड ही नहीं बना है, तो उसको मजदूरी कहाँ से मिलेगी। अब सवाल ये उठता है कि जब जॉब कार्ड नहीं बना है, मजदूरी नहीं मिलेगी, तो उसका आर्थिक स्थिति तो बिगड़ते ही जाएंगे। श्रम का बात किया जाए तो श्रम विभाग भी वही लीपापोती करके जो सरकार की जो खाना पूर्ति करने के ही काम कर रहे हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो श्रम विभाग को जब ऐसे और 2-3 घटना हो चुकी है छत्तीसगढ़ में, जब श्रम विभाग के ऊपर में जब सवाल खड़ा होते हैं, जब पूछे जाते हैं, आरटीआई लगाए जाते हैं, तो वहां से सही जानकारी भी नहीं मिलती है। श्रम विभाग भी सरकार के ही जो बातें हैं उसको सामने लाते हैं। सरकार चाहे लाखों दावा करे रोजगार गारंटी को लेकर, लेकिन रोजगार गारंटी का योजना धरातल पे असफल नजर आ रही है। परमेश्वर, ये सरकार तो ये कहकर आई थी सत्ता में कि हम हर एक व्यक्ति के लिए तमाम वो व्यवस्थाएं करेंगे जो पूर्ववर्ती सरकारें नहीं कर पाई। ऐसे में एक तरफ किसान आत्महत्या कर रहा है, मजदूर आत्महत्या कर रहा है, और ये मामला अभनपुर का ही है। और किसान जो 10 दिन के अंदर 2 किसानों ने आत्महत्या की, जिस किसान को पागल करार दे दिया गया सरकार के द्वारा, वो भी अभनपुर का ही मामला था। ऐसे में बाकी प्रदेश की अगर स्थिति की बात की जाए, आदिवासी परिवार हैं और तमाम ऐसे लोग जो छत्तीसगढ़ विषम परिस्थितियों से घिरा हुआ प्रदेश है, जहां तक सरकार की न तो योजना पहुंच पाती, न सरकार की कोई गाड़ी पहुंच पाती। ऐसी ऐसी जगह पर भी आज भी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी जो है जिंदगी जीने को मजबूर है परमेश्वर। लेकिन वोट मांगने होते हैं इन लोगों को तो इनका उड़न खटोला भी पहुंच जाता है, उन्हीं के घर के पास में ही जाके उतरेगा, जंगल के बीच में। जी, अगर हम रोजगार की बात करें तो छत्तीसगढ़ में रोजगार का स्थिति बहुत बुरा है और छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी का अगर बात करें तो धरातल में ये कुछ नजर नहीं आते हैं। जब इसका दौर चल रहा था कोरोना काल का और लॉकडाउन का दौर चल रहा था, जब प्रवासी मजदूर गांव आ रहे थे तो प्रवासी मजदूरों का किसी का जॉब कार्ड नहीं था, तो वो काम रोजगार कहाँ से देते। सरकार का जो दावा है वो कहीं पे धरातल में सफल होते नजर नहीं आते हैं। सिस्टम जो है इतना करप्ट है कि जितना योजना बनाए सरकार, वो योजना धरातल पे नजर ही नहीं आते हैं। तो रोजगार की स्थिति जो है छत्तीसगढ़ में बहुत ही कहा जाए निम्न स्तर की स्थिति बन चुकी है और रोजगार कहीं पे नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो कहीं मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं। और इस आत्महत्या की अभी देख लीजिएगा, अभनपुर थाना क्षेत्र के जो सिंदरी में जो केंद्री में जो आत्महत्या हुई है, उसमें भी कोई बड़ा जांच रिपोर्ट आने वाला नहीं है, उसके एजेंसी आएगा, क्योंकि ऐसे लिपापोती किया जाता है सरकार के ऊपर किसी प्रकार की कोई दाग ना लगे। और अभी तक जो सुसाइड नोट की जो बात चल रही थी, हम अगर माने पुलिस सूत्रों की माने तो सुसाइड नोट तो मिली है वहां से, लेकिन एडिशनल एसपी के अगर बयान को देखा जाए तो वो सुसाइड नोट से बात करने के लिए कतरा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सुसाइड नोट पे वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी और जो बेरोजगारी झेल रहे थे, उस परिवार में इतना तकलीफ था कि खाने के लिए नसीब नहीं था। एक व्यक्ति काम कर रहे थे, घर में 5-4 और सदस्य थे, माँ के अलावा पत्नी थी और 2 बच्चे थे, तो उसका पालन पोषण वो कैसे कर पाता है। एक छोटी सी बिल्डिंग दुकान में 3 से 4 हजार कमाने वाला व्यक्ति वो पूरे परिवार को 5 परिवार को चला पाना बहुत मुश्किल है।
अब वो इस फ्रस्ट्रेशन में आकर वो अगर आत्महत्या करती है और सुसाइड नोट भी छोड़ा है, तो सुसाइड नोट को दबा दिया जा रहा है, उसका सुसाइड नोट का कहीं पे कोई खुलासा नहीं किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं परमेश्वर देखिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया, हम लोग भी सिर्फ मामलों को उठा सकते हैं, आईने दिखा सकते हैं, लेकिन बाकी नैतिक जिम्मेदारी जो लोकतंत्र में एक मजबूत स्तंभ की बनती है वो विपक्ष की। विपक्ष को ऐसे मामलों में आगे आना चाहिए, सरकारों को घेरना चाहिए, सड़क से लेकर सदन तक। बाकी विपक्ष भी लगातार कर रहा था, लेकिन बीजेपी दिख ही नहीं रही विपक्ष की भूमिका में। बीजेपी ने 15 साल शासन किया है, इसका मतलब यह नहीं कि आज वो विपक्ष में है तो वो किसी मुद्दे को उठाएंगे नहीं। कहां है विपक्ष छत्तीसगढ़ के अंदर? बीजेपी भी बैकफुट पे आ गए हैं। बीजेपी का कोई भी लीडर जो है ऐसे मुद्दा को नहीं उठाते हैं, नहीं सरकार को घेरते हैं, ना सरकार को काउंटर किया जाता है। आलम यह है कि यहाँ पे विपक्ष का भूमिका कोई नजर नहीं आते हैं, और पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं जो घटनाएं मीडिया के सामने भी नहीं आते, लोग के सामने नहीं आते। ये तो आत्महत्या सुसाइड का जब बात करें तो पिछले एक दिन में 7 सुसाइड हुआ है। इस 7 सुसाइड में एक जो है बेरोजगार लड़का युवा है, और दूसरा जो है एक नर्स है। रायपुर में ही हुआ, रायपुर राजधानी में हुआ है। रायपुर और राजधानी से महज 10 से 15 किलोमीटर के दूरी पे केंद्रीय गांव है। तो ये एक दिन में 7 सुसाइड का घटना होती है, तो सरकार की कहीं ना कहीं जो नैतिकता की पतन नजर भी आते हैं। बिल्कुल परमेश्वर, जाहिर तौर पर सरकार को जब तक घेरा नहीं जाएगा, आईना नहीं दिखाया जाएगा, तब तक सरकार भी ऐसे मामलों को सिर्फ दबाने का काम करेगी, क्योंकि प्रशासनिक तंत्र उसके हाथ में है। वो जैसे चाबी भरेगी प्रशासन में, उतना ही प्रशासन चलेगा, उतना ही पुलिस चलेगी। बाकी हर मामले पर लीपापोती की जाएगी। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि सुसाइड नोट मिला है, लेकिन उसे छुपाने का काम किया जा रहा है, उसे दबाने का काम किया जा रहा है, ताकि सरकार के माथे पर कलंक ना लग जाए। ये ना कोई पूछ ले कि आप लोग रोजगार नहीं दे पा रहे, आप अपने नागरिक की सुरक्षा नहीं कर पा रहे। इन्हीं लोगों ने वोट देकर आपको सिंहासन दिया है, लेकिन आज आप 2 वक्त का राशन नहीं मुहैया करा पा रहे। इसलिए सवाल ना पूछ लिए जाए, तब प्रशासन लगा है ऐसे मामलों को दबाने में। आप पड़ताल करिए। इस मामले को लेकर एएनवी न्यूज लगातार आवाज बुलंद करेगा और पूछेगा सरकार से, पूछेगा हुक्मरानों से कि आखिरकार क्यों निरंकुशता की चादर ओढ़कर बैठे हैं आप लोग, क्यों ऐसे मामलों में संगीनता से कार्रवाई नहीं करते, और विपक्ष को भी जगाएंगे। बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए परमेश्वर, बहुत धन्यवाद। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज।
ब्रेक के बाद स्वागत आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे और बात होगी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने ट्रैफिक में सुधार लाने के लिए अलग से ट्रैफिक डायरेक्टर बनाने की बात कही है। इसका 1 सप्ताह के अंदर प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा जाएगा। साथ ही गृह मंत्री ने बताया कि विभाग में सैंक्शन होने वाला बजट लैप्स न हो, इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यातायात समीक्षा बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर अपनी मोहर लगा दी है। मीडिया से बात करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि अलग से ट्रैफिक डायरेक्टर बनाया जाए ताकि यातायात की ओर से अधिक सुधार किया जा सके। मिश्रा ने बताया कि विभाग में सैंक्शन होने वाले बजट को लैप्स न हो, इसकी व्यवस्था भी लगातार की जा रही है। बैठक की जानकारी देते हुए गृह मंत्री ने बताया कि पुलिस के ड्राइवरों को ट्रेनिंग के लिए एक और स्कूल जो है दतिया में खोलने का प्रस्ताव आया है और अभी प्रदेश में एक ही पुलिस ड्राइविंग के लिए प्रशिक्षण केंद्र है, जबकि अगला अब दतिया में तैयार होगा। साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि जो एनजीओ सड़क दुर्घटनाओं को लेकर अच्छा काम करते हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। इनमें 5 लाख रुपए के साथ ही 3 लाख 2 लाख की राशि से उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। अब सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को अस्पताल ले जाने वाले से कोई पूछताछ नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा क्योंकि अब तक लोग इसलिए बचते हैं कि कहीं किसी और मुसीबत में न फंस जाएं। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति ने सड़क हादसों में हो रही मौतों को लेकर चिंता जाहिर की थी। समिति ने माना कि 80% से ज़्यादा सड़क हादसे तेज गति से वाहन चलाने को लेकर होते हैं। भोपाल लिए चलेंगे आपको सीधा। शैलेंद्र पारासर हमारे सहयोगी तमाम अपडेट के साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, गृह मंत्री ने ये बैठक की है यातायात को लेकर, ट्रैफिक को लेकर, क्या कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहे? बिल्कुल सुनील जी, बताना चाहूंगा लगातार गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के ताबड़तोड़ प्रदेश में कई ऐसी समस्याओं को लेकर यहाँ डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो वहीं यातायात की ओर प्रदेश में बढ़ रहे वाहन दुर्घटना को देखते हुए यहाँ पर अलग विभाग डायरेक्टर परिवहन यातायात का बनाने की बात हुई है। तो साथ ही साथ ट्रेनिंग स्कूल की बात हुई। इस ट्रेनिंग स्कूल को दतिया में उनके विधानसभा क्षेत्र में रखा गया है और इसमें पुलिस प्रशिक्षण, ड्राइविंग के तमाम प्रशिक्षण दिए जाएंगे। अभी वर्तमान की हम बात करें तो यहाँ पर प्राइवेटकरण की ओर ड्राइविंग स्कूल की और वेबसाइट पर, जिस तरह प्राइवेट वेबसाइट पर पूरा परिवहन विभाग को ट्रेनिंग और तमाम लाइसेंस मुहैया करवाए जाते हैं। तो इन तमाम समस्याओं को देखते हुए यह डिसीजन लिया गया और यातायात डायरेक्टर के बाद यहाँ पर अलग की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पर ट्रेनिंग प्रशिक्षण के बाद जिस तरह से प्रदेश में BLT डिवाइस और GPS सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लागू होना था, तो तमाम यहाँ पर जिस तरीके से औपचारिक कार्रवाई हो रही थी और उनको कंपनियों के मनमानी तरीके से रेट में उनको GPS सिस्टम, BLT डिवाइस लगाए जा रहे थे, स्पीड कंट्रोल के लिए भी डिवाइस लगाई जा रही थी, लेकिन वह डिवाइस कहीं ना कहीं छेड़खानी के बाद उस डिवाइस में तेज, जिस तरह वाहनों की गति पर नियंत्रण करने के लिए यह डिवाइस लगाई जाती थी, लेकिन वो डिवाइस में छेड़छाड़ के बाद तेज गति देखी जाती थी। कई बार स्कूल वाहनों में पूर्व में कई बच्चों के भी बड़े हादसे हुए, बच्चे कई मारे भी गए इस दुर्घटना में। तो तमाम समस्या को देखते हुए ये ट्रेनिंग स्कूल प्रशिक्षण और यातायात नियमों को पालन करते हुए यहाँ प्राइवेट NGO को भी शामिल किया गया है ताकि नियम का बखूबी पालन हो और जिस तरह प्रदेश में बढ़ रहे वाहन दुर्घटना की समस्या है इस पर भी लगाम लगाई जा सके। ये अलग से डायरेक्टर बनाने की जो बात हो रही है वो क्या मसला है, वो किस तरह से काम करेगा और क्या है इसका प्रारूप, क्या खाका है इसका? सुनील जी, अगर यातायात डायरेक्टर बनता है और इस पर लगाम लगाने के लिए प्राइवेटकरण की ओर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जितनी भी कंपनी काम कर रही है, चाहे वह रोजमार्टा कंपनी हो या तमाम यूएसटी ग्लोबल के बाद इन कंपनियों को लगाम लगाने की यहाँ बात होगी और उनको जो डिवाइस सर्टिफिकेट जारी कर दिए जाते हैं तो वो सर्टिफिकेट प्राइवेट कंपनी द्वारा किए जाते हैं, भले ही वो मध्य प्रदेश में वाहन मौजूद नहीं होता, चाहे वो ट्रक हो, ट्रांसपोर्ट के ट्रक हो, स्कूल वाहन हो, तमाम जगह चलने के बाद सर्टिफिकेट लागू होते थे और सर्टिफिकेट का मनमाने तरीके से यहाँ पालन होता था। और यहाँ पर अगर हम यातायात परिवहन की हम बात करें तो परिवहन RTO द्वारा
बिना चेकिंग के, चूंकि उनको भी नियम कानून जिस तरह से बीएसटी बीटीएस सिस्टम लगता है, बीटीएस सिस्टम डिवाइस में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम होता है, इसके तहत वाहनों को स्पीड कंट्रोल के साथ साथ यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे मुहैया करवाते हैं। जीपीएस सिस्टम से वाहन को चेकिंग करने के लिए बाकायदा परिवहन की जो साइड है उस पर उपलब्ध होता है। तो इन चीजों को हम देखें तो अभी तक तो जो ढर्रा पुराना चल रहा था वो काफी बड़ा भ्रष्टाचार की भेंट भी चढ़ता नजर आता था, लेकिन अब यातायात डायरेक्टर के बाद इस पर कहीं ना कहीं लगाम भी लगेगी और साथ ही साथ जो प्राइवेट कंपनी की कई ऐसे मामले हैं, कई स्टेट में जो कंपनियां ब्लैक लिस्टेड हो गई हैं और नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं, तो उन पर भी लगाम लगने का काम यहाँ मौजूद होगा। और आधुनिक फिटनेस सेंटर की ओर भी यातायात डायरेक्टर बनने के बाद फिटनेस सेंटर की तरफ जाएंगे और निश्चित ही जिस तरह दिल्ली और हरियाणा में फिटनेस सेंटर है और परिवहन बहुत जल्दी सर्टिफिकेट वहाँ जारी होते हैं, फिटनेस सेंटर में मौजूदा यहाँ परिवहन के आरटीओ भी मौजूद रहते हैं, उनके अधिकारी भी मौजूद रहते हैं, उनकी निगरानी में फिटनेस सेंटर होता है। तो उसी तर्ज की पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जिस तरह से इस पहल कर रहे हो और आगामी नियमों पर अगर पालन की बात करें तो फिटनेस सेंटर अभी वर्तमान में छिंदवाड़ा में डाला गया था, जब पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, तो अब छिंदवाड़ा के बाद यदि राजधानी भोपाल या इंदौर जो कि बीएलटी डिवाइस और जीपीएस सिस्टम डिवाइस का हब माना जाता है सेंटर है, अगर वहां पर भी मौजूद होगा तो निश्चित ही इसमें काफी नियमों का पालन होगा। दतिया चूंकि बुंदेलखंड पिछड़े क्षेत्र में काफी दूर जरूर पड़ता है, सेंटर में आता है, विधानसभा गृह मंत्री का क्षेत्र है, यहाँ पर एक ड्राइविंग स्कूल के बाद अगर तमाम प्रदेश को अगर जरूरत की बात करें तो 4 क्षेत्र में यहाँ पर ड्राइविंग स्कूल की आवश्यकता और एक ही ड्राइविंग प्रशिक्षण का यहाँ पर अधिकारी है। तो यहाँ पर देखने में यह आता है कि और भी उनको अपना स्टाफ बढ़ाना होगा और डायरेक्टर होने के बाद यानी कि कुल मिलाकर भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, अपराध और दुर्घटनाएं जो हो रही हैं उस पर ब्रेक लगेगी और बाकी चीज़ें बेहतर होंगी। इसको लेकर ये कवायद की जा रही है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अगली खबर की बात होगी, अब बात महाराष्ट्र से। जी हाँ, मुंबई से सटे पालघर जिले के बाली पुलिस को अपराध की जो शाखा टीम है उनको राष्ट्रीय महामार्ग पर मारपीट और जबरन चोरी करने वाले 3 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया, जिनके पास से पुलिस ने मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन और नकदी के साथ ही यहाँ से कुछ अन्य सामान भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले रंजीत राधेश्याम यादव नाम के गाड़ी चालक पर गाड़ी जो है हाईवे पर रुकवाकर उसके साथ मारपीट की गई, उससे पैसे छीने गए, तब ये मामला सामने आया था और पुलिस इन अपराधियों की लगातार धरपकड़ के लिए टीमें लगा के रखी हुई थी, जिस पर वालिम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में टीम गठित की गई थी और लगातार ये टीम इन आरोपियों की सर्चिंग में लगी थी। आखिरकार ये आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। तो पालघर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच ने 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी हाईवे पर लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे, वाहनों को देख लिया करते थे कि किस वाहन में कितना पैसा लोग लेके जा रहे हैं और उनके साथ कितने लोग मौजूद हैं। ये तमाम रेकी करने के बाद ये आरोपी हाईवे पर गाड़ियों को निशाना बनाते थे, गाड़ियों को रुकवाकर ड्राइवरों के साथ मारपीट कर लूटपाट करते थे। मुंबई लिए चलेंगे, मुरारी हमारे सहयोगी तमाम अपडेट के साथ मौजूद हैं। मुरारी, 3 शातिरों को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हाईवे पर ये जो अपराधी हैं किस तरह से घटनाओं को अंजाम देते थे मुरारी? जी सुनील, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि आरोपी ज्यादातर सुबह के 4 बजे भोर में और 6 बजे के बीच में घटना को अंजाम देते थे। जानकारी मिली है कि आरोपी पहले रैकिंग करते थे और मुंबई से बाहर गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश इन इलाकों में जाने वाले, फिर महाराष्ट्र से बाहर अदर डिस्ट्रिक्ट में जाने वाले लोगों को अपना टारगेट बनाते थे। बाकायदा इनकी एक टीम होती थी, नजर रखी जाती थी कि कहां से निकलने वाले हैं
और इन्हें फिर मुंबई गुजरात जो है कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर इन्हें रोका जाता था एड्रेस पूछने के बहाने, लिफ्ट लेने के बहाने, और उसके बाद उनके साथ में झगड़े होते थे। झगड़े के बाद मारपीट करने के बाद उनके ऊपर तमंचे रखे जाते थे और उनके पास जो मोटी रकम होती थी उसे छीन लेते थे। और लगातार इस शिकायत वाली पुलिस स्टेशन, नाला सुपारा, विरार, इन इलाकों में बढ़ता जा रहा था, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने जाल बिछा करके 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जी सुनील। मुरारी, इन 3 आरोपियों के साथ साथ बाकी गैंग के लोग और भी शामिल हैं या फिर ये गैंग सिर्फ इतना ही 3 लोगों का ही था? यही 3 शातिर अपराधी थे इस गैंग के? देखिए सुनील, पुलिस इस मामले में पूरे एंगल की बारीकी से जांच कर रही है। आज उन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया जाएगा और उसके बाद पुलिस द्वारा उनसे जांच की जाएगी कि क्या इससे पहले और किन किन घटनाओं को अंजाम दिए थे, साथ ही इनके ग्रुप में और कौन कौन लोग शामिल हैं, किस तरीके से इनकी नेटवर्किंग चलती थी, किस तरीके से टारगेट बनाते थे, कैसे टारगेट तक अपने पहुंचते थे। इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए पुलिस आज उन्हें कोर्ट में पेश करेगी, रिमांड लेगी और उसके बाद पूरे मामले की जांच करेगी। पुलिस सूत्रों से भी पता चला है कि पिछले 4-6 महीने में जो घटना वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे हुई है, चाहे लूटपाट की हो, छिनैती की हो, मारामारी की हो, ऐसे तमाम घटना में ये लोग इन्वॉल्व है और इनकी एक बड़ी टीम है जो गुजरात के वलसाड, नवसारी, बिल्ली मोरा से लेकर के पालघर, ठाणे और मुंबई, ये 3 इलाकों में सर्च करते हैं। वहां से निकलने वाले को टारगेट और मुंबई से बाहर जाने वालों को टारगेट बनाते थे। फिलहाल इनके गैंग के 3 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। उनके जरिए उन तमाम आरोपी तक पहुंचने की कोशिश पुलिस कर रही है। जी सुनील। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। हालांकि बाकी अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए लगातार मुंबई पुलिस काम करती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया मुरारी, आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। और अगली बड़ी खबर की बात होगी जो कि देश की राजधानी दिल्ली से है। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने वाराणसी दौरे के दौरान विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दिल्ली में कोरोना से बिगड़े हालात के पीछे सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया और सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा पर रोक के पीछे बिहार चुनाव में बीजेपी को मिली बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल बीजेपी की जीत से चिढ़े हुए हैं और इसीलिए वह सार्वजनिक स्थानों पर भी छठ पूजा बिहार के लोगों को दिल्ली में नहीं करने दे रहे हैं। सियासी घमासान जारी है। एक और जहां पर दिल्ली में कोरोना का कोहराम जारी है तो वहीं पर सियासत भी चरम पर है। मनोज तिवारी केजरीवाल पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि केजरीवाल कोरोना के जो आंकड़े हैं उनको रोक नहीं पाए। कोरोना के मामले में फेल हो गई केजरीवाल सरकार। और इतना ही नहीं, सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा मनाने से मनाही करने पर, रोक लगाने पर केजरीवाल ने कहा है कि ऐसे स्थानों पर पूजा नहीं की जाएगी। अब मनोज तिवारी कह रहे हैं कि वो बिहार की जीत से, बिहार में बीजेपी को मैंडेट मिला है, एनडीए को बहुमत मिला है और यही वजह है कि केजरीवाल उनकी जीत से खुश नहीं है, वो चिढ़े हुए हैं और इसीलिए इस तरह के काम कर रहे हैं। दिल्ली लिए चलेंगे। राजीव हमारे सहयोगी तमाम अपडेट के साथ मौजूद हैं। राजीव, मनोज तिवारी केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं। एक और कोरोना महामारी को लेकर जो आंकड़े बढ़ रहे हैं और दूसरा छठ को लेकर कि सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा करने से इनकार किया गया है। इस बार रोकने की कोशिश की जा रही है केजरीवाल सरकार की ओर से। बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने छठ पर्व के लिए जो सार्वजनिक स्थल थे उनको कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर अब राजनीति होती चली जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से पूर्वांचल के जो लोग जो दिल्ली के अंदर रहते हैं वो कहीं ना कहीं चाहते थे, जिस तरह से दिवाली पर लोगों को लिए कहीं ना कहीं छूट दी गई थी, बाजारों के अंदर जाने की छूट दी गई थी और त्योहार मनाने की छूट दी गई थी, वही चीज अब छठ पर्व में भी देनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है पूर्वांचल के लिए, यानी कि जो छठ पर्व था उनके लिए एक सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है वो, और उसी को लेकर मद्देनजर, कोरोना के मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार ने छठ पर्व यानी कि जो छठ घाट जितने भी थे वो उनको बंद कर दिया गया है, ताकि छठ
जो भीड़ है वो यानी कि वो इकट्ठी ना हो सके वहां पे और कोरोना वायरस फैल ना सके। मगर बात करें जिस तरीके से मनोज तिवारी की, मनोज तिवारी ने सीधे सीधे राजनीति के अंदर कदम रखते हुए सीधे सीधे कह दिया कि अरविंद केजरीवाल जी जानबूझकर इस कैसे छठ पर्व को जो घाट है वो बंद कर दिए गए हैं ताकि पूर्वांचल के जो लोग हैं वो परेशान हो सके। क्योंकि उन्होंने बिहार की राजनीति से कंपेयर करते हुए कहा है, क्योंकि बिहार के अंदर जो बीजेपी का बहुमत हासिल हुआ है वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को अच्छा नहीं लग रहा है। इसी वजह से उन्होंने बिहार की जो जनता है यानी कि पूर्वांचल की जो जनता है उनके लिए इतना बड़ा कदम उठाया। मगर कहीं ना कहीं इसके अंदर राजनीति है, राजनीति कुछ नहीं है। मगर एक चीज समझना होगा, अगर कोरोना वायरस फैलता है तो वो सबके लिए फैलता है, ना कि पूर्वांचल के लोगों को दिखेगा, ना ही दिल्ली के लोगों को दिखेगा, ना ही किसी राजनेता को देखेगा। क्योंकि जिस तरीके से वायरस फैल रहा है तो वो सबके लिए दिक्कतें खड़ी करता है। मगर बात करें जिस तरीके से आप राजनीति की जरिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए थी जी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर राजीव राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल राजनीति चरम पर है। ऐसे में छठ को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, क्या बीजेपी अभी भी, अब तो बिहार भी जीत लिया, अब बाकी कहाँ की तैयारी चल रही है? बंगाल को लेकर चल रही है क्या तैयारी? जो ऐसे मामलों को लेकर भी सीधे सीधे तौर पर ये जोड़ दिया जा रहा है कि केजरीवाल जो हैं, चुनाव बीजेपी को जो मैंडेट मिला है बिहार में एनडीए को, उससे चिढ़ गए हैं, उससे वो नाखुश हैं, इसलिए छठियों को रोका जा रहा है जो छठ पर्व मनाते हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज तो स्पष्ट है, इसके अंदर राजनीति पहलू जरूर नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से मनोज तिवारी जी ने डायरेक्ट अरविंद केजरीवाल को कह दिया कि वो चिढ़ गए हैं और इसीलिए छठ पर जितने घाट थे दिल्ली के अंदर उन सबको इसीलिए बंद किया गया। मगर एक चीज समझनी होगी, राजनीति का समय नहीं है, पहले कोरोना वायरस से बचना होगा, तभी जाके इससे बचाव हो सकता है। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली की सरकार ने दिवाली पर लोगों को बाजार में जाने की अनुमति दी हुई थी, हर चीज को अनलॉक किया हुआ था, तो वहां पर भी दिल्ली सरकार को कंट्रोल करना चाहिए था ताकि वायरस नहीं फैल सके। क्योंकि जिस तरीके से बाजारों के अंदर लोग घूम रहे थे और शॉपिंग करने के लिए या फिर कहें अपना त्योहार के सामान खरीदने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं वायरस बढ़ने का कारण बना था। मगर उसी को मद्देनजर रखते हुए अब दिल्ली सरकार ने छठ घाट को जितने बंद किया गया है, यानी सार्वजनिक स्थलों को बंद किया गया है, वो कहीं ना कहीं कोरोना के मद्देनजर बंद किया हुआ है। मगर दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं जो लापरवाही दिल्ली दिवाली के टाइम पे करी थी, अगर वो लापरवाही नहीं करती तो कहीं ना कहीं इसके अंदर राजनीति नहीं होती और हर तरीके से कोरोना वायरस जो है तीसरे चरण पे जो आया है वो नहीं आ पाता। मगर जिस तरीके से मनोज तिवारी ने सीधे सीधे कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी चिढ़कर, यानी बिहार की जो बहुमत जो हासिल हुआ बीजेपी को, उससे चिढ़कर ही इन्होंने इस तरीके का कदम उठाया। लेकिन राजीव एक बात समझ नहीं आती, एक और मनोज तिवारी ये कह देते हैं कि वो कोरोना को रोक नहीं पाए हैं, फेल हो गई है केजरीवाल सरकार दिल्ली के अंदर, और दूसरी तरफ केजरीवाल जब कोई कदम उठाते हैं कोरोना महामारी को लेकर तो फिर कहते हैं कि बिहार में जीत मिली नहीं है, क्योंकि बिहार में तो आम आदमी पार्टी ने उस तरीके से चुनाव भी नहीं लड़ा, कोई बिगुल भी नहीं फूंका। फिर ये बातें बचकानी नहीं लगती? मनोज तिवारी जैसे बड़े राजनेता को बचना चाहिए ऐसे मामलों पर। देखिए एक चीज तो साफ है, मनोज तिवारी ने जिस तरीके से कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर यानी कि ठीकरा फोड़ा है, निशाना छोड़ा है, वो कहीं ना कहीं एक बचकानी नहीं है। मगर ये कह सकते हैं कि मनोज तिवारी इस टाइम कह सकते हैं मीडिया की टीआरपी की लिस्ट में नहीं है, इसीलिए वो टीआरपी लिस्ट में आने के लिए इस तरीके के कमेंट कर रहे हैं। मगर एक चीज स्पष्ट है, बेशक बिहार की सरकार को कहीं ना कहीं या फिर कहें बीजेपी को बहुमत हासिल हुआ, मगर अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है यानी आम आदमी पार्टी, उन्होंने वहां पे बीजेपी के अंदर कह सकते हैं बिहार के अंदर इतना कह सकते हैं इतना बड़े लेवल पर चुनाव ही नहीं लड़ा तो उससे उनकी पार्टी को कोई नुकसान ही नहीं होता। मगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं मनोज तिवारी का एक ऐसा चेहरा था जो अरविंद केजरीवाल से कंपेयर करता था। क्योंकि जिस टाइम पे वो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बने हुए थे भाजपा के, वो कहीं ना कहीं उस टाइम पे वो अरविंद केजरीवाल से कंपेयर करते थे और इसीलिए उस टाइम पे ठीका फोड़ते थे, हर चीज का निशाना डायरेक्ट टू डायरेक्ट होता था। मगर अब बात करें, क्योंकि अब मनोज तिवारी दिल्ली प्रदेश नहीं है और अरविंद केजरीवाल एक सीएम पद पे है, तो कहीं ना कहीं राजनीति के लिए पहलू के मद्देनजर रखते हुए मनोज तिवारी ने इस तरीके का कमेंट कहा है। मगर एक चीज स्पष्ट है, क्योंकि राजनीति का समय भी आ रहा है, क्योंकि निगम के इलेक्शन होंगे, तो निगम के इलेक्शन के लिए इस तरीके के कमेंट करना कहीं ना कहीं एक राजनीति को ही दर्शाता है, ना कि कोरोना वायरस को घटाने की कोशिश की जाती है। क्योंकि कोरोना वायरस को अगर घटाना है यानी कमजोर करना है तो कहीं ना कहीं सभी पार्टियों को मिलकर काम करना होगा, सभी जनता को काम करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग सबके लिए है, मास्क सबके लिए यूज करना होगा ताकि किसी को भी
वायरस ना हो सके। मगर दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इशारे पर ही काम कर रही है, क्योंकि जब तक केंद्र सरकार ने कह सकते हैं अनुमति नहीं दी थी या फिर कदम नहीं उठाया था, तो दिल्ली सरकार की जो रणनीति थी वो जरूर कमजोर नजर आई थी इसके अंदर। जी बहुत शुक्रिया राजीव, आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। राजधानी लाइव में इतना ही, नमस्कार।